हेलो एवरीबॉडी। तो पिछली क्लास में हमने वेव्स के PYQ लिए थे 1 to 10। अब हम 11 से आगे PYQs लेते हैं। तो नंबर 11 का PYQ है, A string is stretched between two fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonance frequency for this string is. ये हमें फाइंड करना है। तो मान लो ये हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स्ड है। 75 सेंटीमीटर इसकी हमारी लेंथ है। अब यहाँ पर जो हमारे इसके फ्रीक्वेंसी ओवरटोन आएंगी वो आएगी हमारी n टाइम्स nth जो हमारा इसका हार्मोनिक आएगा V/2L। ये हमारा nth हार्मोनिक आएगा और से नेक्स्ट हार्मोनिक आएगा n+1 इंटू V/2L। ये इसके अलग अलग हार्मोनिक आते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हार्मोनिक है हमारा, मान लो ये हमारा 315 हर्ट्ज है और जो सेकंड हार्मोनिक है मान लो 420 हर्ट्ज है और जिसका फर्स्ट हार्मोनिक होता है V/2L। तो हम यहाँ से हमें V/2L की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, तो मैं परफॉर्म करता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो n-1 V/2L n+1 V/2L माइनस n इंटू V/2L इक्वल्स टू 420 माइनस 315। अब यहाँ से मैं आंसर देखूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा V/2L इक्वल्स टू 420 माइनस 315 आ जाता है 105। तो 105 हर्ट्ज मेरा फर्स्ट हार्मोनिक होगा। जो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ सोर्स ऑफ साउंड एस एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर O आर लोकेटेड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो द सोर्स इज मूविंग विद स्पीड 19.4 meter per second at an angle 60 degree with a source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. Apparent frequency observed by the observer. हमें apparent frequency फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस तरफ जा रहा है। अब जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो केवल उसी लाइन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन है। तो हम सोर्स का वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर ये वेलोसिटी हमारी 19.4 मीटर पर सेकंड है तो ये आ जाएगी 19.4 cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 19.4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाती है 9.7 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से मुझे फाइंड करनी है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में फाइंड करूँगा F ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है F इंटू V जो इस साउंड स्पीड ऑफ साउंड है माइनस V0 और ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है तो 0 रखेंगे डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस सोर्स की स्पीड Vs। तो हमारे पास बन जाता है 100 इंटू स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड गिवन है। सोर्स की स्पीड मुझे गिवन है 9.7 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है हमारे पास 103 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारी 103 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर is equal to the second overtone of an organ pipe open at both ends. The length of organ pipe at both open at both ends is।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी एक क्लोज ऑर्गन पाइप है इस तरीके का, उसकी और ये 20 सेंटीमीटर का हमारे पास पाइप है। तो यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसके लिए जो λ/4 है उसकी वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नोड है और ये एंटी नोड है। तो नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास λ/4 की वैल्यू आ जाती है 20, तो लैम्डा इक्वल्स टू आता है 80 सेंटीमीटर। अब सेम फ्रीक्वेंसी हमारे क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए भी है। तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड उस पाइप के लिए भी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा भी सेम रहेगी। अब यहाँ पर जो क्लोज्ड ओपन पाइप है, यहाँ पर हमारा एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर भी एंटी नोड बनेगा, और हमारे इसमें सेकंड ओवरटोन लिखा है। तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि 0th ओवरटोन में हमारे पास एक नोड बनता है बीच में, और जब सेकंड हार्मोनिक होता है तो सेकंड हार्मोनिक में हमारे पास 2 नोड बनते हैं, और थर्ड हार्मोनिक में हमारे पास 3 नोड बनते हैं। तो यहाँ पर हम 3 नोड बना देते हैं। एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा और एक नोड यहाँ बनेगा। 3 नोड बन गए हैं। अब इन 3 नोड से जो हमारी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम इस फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाती है। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह से हमारे पास ये बन जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ होगी λ/4, ये भी लेंथ होगी λ/4, ये लेंथ होगी λ/2, और ये लेंथ भी हमारी होगी λ/2। तो जो लेंथ है हमारी, ये टोटल लेंथ हमारी आ जाती है λ/2 λ/4 प्लस λ/4, यानी कि 3 λ/2 आ जाती है। लैम्डा की वैल्यू 80 यहाँ पर रख देते हैं। तो 3 × 80 डिवाइडेड बाई 2 आ जाती है 120 सेंटीमीटर। तो जो ऑर्गन पाइप है जो ओपन है एट बोथ एंड्स, उसकी जो लेंथ है हमारे पास 120 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ N1, N2 and N3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency of the string would be। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि मान लो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3। लेंथ है L1, लेंथ है L2, लेंथ है L3। जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की वो आ जाएगी L = L1 + L2 + L3। तो यहाँ पर हमारे पास एक हार्मोनिक आ गया। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी F1, वो आएगी हमारी पास V/, ये λ/2 के बराबर होगा 2L1। इसी तरह यहाँ पर जो F2 आएगी V/2L2 आएगी, और जो F3 आएगी वो हमारे पास आएगी V/2L3। हमारे पास L1 की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है V/2F1। सिमिलरली L2 की वैल्यू आ जाती है V/2F2, और L3 की वैल्यू आ जाती है V/2F3। अगर मुझे फाइंड करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग, तो F आएगी जो कि होगी V/2L, और F की वैल्यू और L की वैल्यू मेरे पास आ जाते हैं इस तरह से V/2F। यहाँ पर अगर मैं L = L1 + L2 + L3 रखूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है V/2F = V/2F1 + V/2F2 + V/2F3, और जो कि मुझे देती है, और इसको सोल्व करने पर मुझे मिलता है 1/F = 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। और इस तरह से जो फर्स्ट रिलेशनशिप है मुझे इसके जैसा एक रिलेशनशिप मिल जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल
होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो मेरा जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेटर्स इन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर। एक 85 सेंटीमीटर का पाइप है जो कि एक एंड से क्लोज्ड है और दूसरे एंड से ओपन है। whose frequencies will lie below 1 to 5 हर्ट्ज आर। तो कितने पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस हमें वहाँ पर उसके मिलेंगे चेक कर लेते हैं। हमारे पास मान लो ये पाइप है जो एक एंड से ओपन है, दूसरे एंड पर क्लोज्ड है। 85 सेंटीमीटर का यानी कि 0.85 मीटर का हमारा इस पाइप की लेंथ है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है ऑर्गन पाइप के लिए जो एक एंड से ओपन है V/4L। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है 3V/4L एंड सो ऑन। और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 5V/4L। इस तरह से फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आती चली जाती हैं। अब देख लेते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी 1250 हर्ट्ज के नीचे कितने हमारे इसके हार्मोनिक्स आ जाते हैं। तो पहले V/4L की वैल्यू फाइंड करते हैं। V की वैल्यू हमें 340 मीटर पर सेकंड गिवन है, डिवाइड करेंगे 4 इंटू 0.85 से। कैलकुलेट करने के बाद फ्रीक्वेंसी आ जाती है 100 हर्ट्ज। तो इस तरह से फर्स्ट हार्मोनिक होगा 100 हर्ट्ज, सेकंड हार्मोनिक होगा 300 हर्ट्ज, थर्ड हार्मोनिक होगा 500 हर्ट्ज, और फिर 5 के बाद 700, 7 के बाद 900, 900 के बाद 1100 और 1100 के बाद 1300। तो 1300 वाला हार्मोनिक हमारा इसमें आएगा नहीं। तो हमारे जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होंगे 1 2 3 4 5 6 हार्मोनिक्स हमारे 1250 हर्ट्ज के नीचे आएंगे। तो आंसर है हमारा फोर्थ आंसर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है एक स्पीडिंग मोटरसाइकिल है हमारे पास, और जो स्पीडिंग मोटरसाइकिल है वो हमें कह रही है सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है जिसकी स्पीड मान लो इधर की तरफ है 36 किलोमीटर पर आवर। He finds that the traffic has eased and a car moving ahead of him at 18 किलोमीटर पर आवर is honking at a frequency 1392। अब यहाँ पर एक कार है और कार की स्पीड इधर की तरफ है 18 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड, और 18 किलोमीटर पर आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो कार है हमारी, ये कार फ्रीक्वेंसी एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है जो कि आवाज़ इधर जाएगी बाइक की तरफ और आगे भी जाएगी, लेकिन इधर जाएगी बाइक की तरफ, और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 1392 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न एज हर्ड बाय हिम विल बी। जो बाइक है फ्रीक्वेंसी को कैसे ऑब्जर्व करेगा, तो एफ ऑब्जर्व वुड बी इक्वल्स टू एफ इंटू वी माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी माइनस वी एस। उनमें लगाएंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। एमिटेड फ्रीक्वेंसी है 1392, स्पीड ऑफ साउंड है 343। अब जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो सोर्स की तरफ है, तो माइनस में लेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा, +10 डिवाइडेड बाई 343। अब जो सोर्स की स्पीड है वो भी हमारे ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्पीड भी नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव से फिर से प्लस हो जाएगा +5। और अब अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आंसर जाता है 1412। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। पाइप है, दोनों एंड से ओपन है और हम स्टडी करेंगे ओड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी जनरेटेड। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, फर्स्ट हार्मोनिक जो हमारा आएगा वो आएगा V बाई 12, सेकेंड हार्मोनिक आएगा 2V बाई 12, थर्ड हार्मोनिक आएगा 3V बाई 12, फोर्थ हार्मोनिक आएगा 4V बाई 12 एंड सो ऑन। इस तरह से हार्मोनिक्स हमारे आते चले जाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा ओड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी जनरेटेड सही है, क्योंकि इवन हार्मोनिक्स के साथ साथ ओड हार्मोनिक्स भी जनरेट होंगे, जैसे 3V बाई 4 और V बाई 12। नेक्स्ट हार्मोनिक जो आएगा 5V बाई 12, दैट वुड आल्सो बी एन ओड हार्मोनिक। इस तरह से हमारे ओड हार्मोनिक भी जनरेट होंगे। ये सेकंड पॉइंट है, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी जनरेटेड। तो ये भी सही है, सभी हार्मोनिक जनरेट होंगे, इवन भी और ओड भी, दोनों ही जनरेट होंगे। तीसरा है, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। प्रेशर चेंज बोथ एंड पर मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड की एंटी नोड है और जहाँ पर एम्पलीट्यूड की एंटी नोड होती है वहाँ पर प्रेशर की नोड होती है। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं होगा, बल्कि जो मैक्सिमम प्रेशर चेंज होगा वो यहाँ पर होगा जहाँ पर एम्पलीट्यूड नोड बनती है, वहाँ पर प्रेशर की एंटी नोड बनती है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ओपन एंड विल बी एंटी नोड, ओपन एंड पर बिल्कुल एंटी नोड बनेगी। तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट है। तो इन चार ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन इनकरेक्ट है और वह थर्ड ऑप्शन। तो हमारा आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा गया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स द 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 53 हर्ट्ज। तो हम ये मान सकते हैं कि 250 हर्ट्ज माइनस F1 मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, ये हमारा 4 बीट्स पर सेकंड आ जाता है। अभी हमें ये नहीं पता है कि F1 ज़्यादा है कि 250 ज़्यादा है, बट अभी इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब एक दूसरा सोर्स आ गया हमारे पास 513 हर्ट्ज, माइनस आ जाता है 2F1, सेकंड हार्मोनिक आ गया तो 2F1 आ गया, और यहाँ पर ये देता है 5 बीट्स पर सेकंड। तो अब ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो 500 माइनस 2F1 इक्वल्स टू आ जाता है 4। अब ध्यान से देखें भाई, 513 माइनस 2F1 हमारा 5 है, और 500 माइनस 2F1 हमारा 8 आ जाता है। इसको भी ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 500 माइनस 2F1 हमारा 8 है। तो यहाँ पर देखने से मुझे पता चल रहा है कि भाई 500 और 2F1 में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जबकि 513 और 2F1 में जो डिफरेंस है वो कम है। इसका मतलब जो 2F1 है वो 500 से ज़्यादा है। तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बनेगी, 2F1 माइनस 500 इक्वल्स टू 8 एंड 2F1 माइनस 513 इक्वल्स टू 5। ये तभी पॉसिबल है जब 2F1 की वैल्यू 500 से ज़्यादा हो। तो अब अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है जो मैंने पहले लिखी थी, ये मान करके 250 ज़्यादा है, इक्वेशन सही ऐसे आएगी, F1 माइनस 250 इक्वल्स टू 4, और F1 की वैल्यू आ जाती है 254 हर्ट्ज। तो इस तरह से जो हमारे पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो है 254 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। 19th क्वेश्चन है, अ वेव ट्रैवलिंग
in the positive x direction having displacement along y direction as 1 meter, wavelength 2 pi m and frequency of 1 upon pi hertz represented by। तो हमारे पास एक y है, जो वेव का इक्वेशन है वो आता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v, ये हमारे पास वेव का इक्वेशन आता है। तो यहाँ पर जो वेव है y इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड 1 है साइन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी जो है वेव की 1 अपॉन पाई हर्ट्ज है। तो जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी हमारी, अगर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन पाई हर्ट्ज है तो 2 पाई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये मेरे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाती है फ्रीक्वेंसी n, जो कि है 1 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 2, ओमेगा की वैल्यू 2 आ जाती है। लैम्डा जो है मेरे पास गिवन है 2 पाई मीटर, तो लैम्डा की हेल्प से अब मैं फाइंड कर लेता हूँ v की वैल्यू मेरे पास आ जाती है n लैम्डा, n मेरे पास 1 अपॉन पाई है जो कि गिवन है, और लैम्डा की वैल्यू मुझे गिवन आ गई है 2 पाई। तो यहाँ पर जो v है वो भी मेरे पास 2 आ जाता है। अब ये और ये वैल्यू दोनों अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, तो y का इक्वेशन आता है a इंटू 1 साइन ओमेगा की जगह रखता हूँ 2 t माइनस x अपॉन v की जगह भी रख देता हूँ 2। तो y इक्वल्स टू साइन 2t माइनस एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2t। इससे क्या केवल y का साइन चेंज होगा, तो y को पॉजिटिव या नेगेटिव एजम्पशन लेके मैं किसी भी तरह लिख सकता हूँ। दोनों ही मेरे पास सेम वेव की इक्वेशन है, दोनों ही वेव मेरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के साथ। तो ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन 4 आ जाता है, और 4 ही मेरा, क्योंकि ये हमारी 4 की तरह ही आ रही है। तो आंसर नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको इरेज कर देते हैं सॉल्यूशन को, सो दैट वी कैन हैव स्पेस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 20 क्वेश्चन कह रहा है 2 सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाई y इक्वल टू, पहली जो वेव है मेरे पास वह y1 इक्वल्स टू 4 साइन 600 पाई टी, दूसरी है y2 इक्वल्स टू 5 साइन 608 पाई टी। तो यहाँ पर जो ओमेगा 1 है वो 600 पाई है, ओमेगा 2 है वो 608 पाई है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूँ मैं, f1 फ्रीक्वेंसी जो आएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा 600 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आ जाती है 300 हर्ट्ज, और जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है f2 आ जाती है 608 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आ जाती है 304 हर्ट्ज। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रीक्वेंसी को अगर मैं देखता हूँ, ये दोनों फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 4 हर्ट्ज का है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास, बीट फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी 4 बीट्स पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो तब होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे, तो 4 + 5 जो कि आ जाता है 9 का मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो होगा जब एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
यानी कि 1 का एम्पलीट्यूड होगा। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, जो कि हो जाएगा 9 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आई मैक्स होगी और आई मिनिमम जो होगी वो 1 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो इनमें रेशो होगी वो रेशो होगी 81 9 स्क्वायर रेशो 1 स्क्वायर 1। तो 81 रेशो 1 का इंटेंसिटी का रेशो होगा और 4 बीट पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी, और जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन से मैच करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 बीट्स पर सेकंड विद इंटेंसिटी रेशो 81:1। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।